हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट टू में मैंने टोटल आपके लिए 7 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको इनसे डरना नहीं है, बल्कि आपको कैसे स्मार्टली और बहुत ही आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है और पूरे नंबर पा लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ सम ऑफ ₹315 कंसिस्ट ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी क्वाइन in the ratio 3:4:6. What is the number of each kind of coin respectively? अब यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि 315 रुपये टोटल हैं और ये 315 रुपये 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये को मिला कर के बने हैं। मतलब इनके सिक्के मिल के 315 रुपये बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सिक्कों का या नंबर में रेशियो क्या दिया गया है? 3:4:6। तो आपको बताना क्या है कि इनमें से हर एक सिक्का कितनी संख्या में मौजूद होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे हर एक सिक्के की पैसे में वैल्यू नहीं पूछा गया है, बल्कि उसका नंबर पूछा गया है कि कितनी संख्या में वो मौजूद है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमको यहाँ पे एक तो ये क्या पता है, रेशियो पता है क्या कि 3:4:6 का रेशियो हमको दिया गया है। ओके, दूसरा हम यहाँ पे ये तो आपको दिया गया है इसी हिसाब से कि आपका 25 पैसे के लिए है, ये 50 पैसे के लिए, 1 रुपये के लिए है। तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि जो 25 पैसा होता है वो कितना भाग होता है। अगर देखा जाए तो 100 पैसा मिला के 1 रुपये बनता है, तो 25 पैसा क्या होता है? ये आपका होता है 1/4। इसी तरह आपका जो 50 पैसा होता है क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को, मतलब 25 पैसे वाले को 1/4 से गुणा करके यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 में हम 1/2 का गुणा करके लिख लेते हैं और 6 में तो 1 का ही गुणा है क्योंकि रुपीज़ में ही है। उससे हमको क्या पता चलेगा कि इन जो सिक्के हैं इनकी पैसे में रेशियो कितनी निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको दिया गया है ये टोटल जो दिया गया है 315 रुपये पैसे की वैल्यू दी गई है, ना कि कॉइन के नंबर की। ठीक है, तो हम इसको भी पैसे के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं जो हमने कहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 रेशियो में 4/2 और रेशियो में 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे ये 2 बार कट जाएगा और नीचे बचा है 4 को रिमूव करने के लिए ऊपर सब में हम 4 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4 और गुणे में 4:2:4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6×4। 4 से 4 कट गया, रेशियो क्या मिल गया? 3:8:24 का रेशियो मिल गया रुपए में। कि इनके रुपए में कीमत कितनी है? 3:8:24। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि हम देख लेते हैं 25 रुपये कितने मूल्य में मौजूद है, मतलब रुपीज़ में 25 पैसे की कीमत कितनी है। तो कैसे करेंगे? हम 25 पैसे निकालने हैं तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे इन तीनों का सम लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 और 24 कितना आ जाएगा? 35। और गुणा क्या करेंगे? 315 से, क्योंकि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 315। तो भाग देते हैं 35। देखिए इसे कितनी बार में कट करेगा, तो आप 35 को अगर 10 बार ले जाएंगे तो कितना होगा? 350। उसमें से 35 घटा लीजिए एक बार तो कितना आ जाएगा? 315। मतलब ये 9 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये आपको काम 2 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर ही कर लेना है, जो मैंने इतना बोला है। 9 गुणे में 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 27 रुपये। ये किसकी आ गई? 25 पैसा की वैल्यू आई है। कितना? 27 रुपये। अब 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? 4 होते हैं। तो 27 रुपये में कितने होंगे? तो गुणा कर लीजिए 4 से, तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू? 108। मतलब 25 पैसे के कॉइन कितने हैं? 108 कॉइन्स यहाँ पे होंगे जो 25 पैसे के हैं। ठीक इसी तरह अब आप 50 पैसे के कॉइन निकाल लीजिए। तो 50 के लिए आपको फिर से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 8/35 गुणे में 315। अब आपको पता है नीचे 35 तो रहना ही है और यहाँ गुणे में 315 भी रहना और ये कट के 9 आ जाना है। तो बस आपको 9 को 8 से गुणा कर लेना है डायरेक्ट, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं। कितना आ जाएगा? 72। तो 50 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई? 72 रुपीज़। और 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं? तो 2 होते हैं। तो 72 गुणे में 2 किया हमने, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 144। फिर उसके बाद बचा क्या है? 1 रुपये का बचा हुआ है। तो ये आपका कितना है? 24। 24 को आपको सीधे 9 में ही गुणा करना है, क्योंकि 24/35 बात वही रहने वाली है।
तो 1 रुपये के आपके कितने मिल जाएंगे, तो 1 रुपये का होगा आपका 24 गुणे में 9। 24 गुणे में 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 216। तो आपको कॉइन्स में ही वैल्यू बतानी थी और आपने कॉइन्स में ही वैल्यू बता दी है, कहीं भी अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसमें से बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो आप हटा सकते हैं, मतलब आपको लिखने, जैसे ये स्टेप मैंने लिखा है तो ये दोनों स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और इस रेशियो से डायरेक्ट इस रेशियो पे पहुंच सकते हैं। इस रेशियो पे पहुंचने के बाद आपको केवल एक बार ये कैलकुलेट करना है, बाकी सब की वैल्यूज़ को आपको इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। तो एक अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी तरह कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे और सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ टाउन विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 हैज़ प्रोविजन फॉर 30 days। आफ्टर 10 days 600 मोर मैन एडेड। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट। कह रहे हैं कि कोई शहर है जिसकी पॉपुलेशन क्या है, 1000 लोग हैं और वो 1000 लोगों के खाने भर का 30 दिन का खाना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 10 दिन के बाद 600 लोग और आ जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो अब आपको बताना क्या है कि खाना कितने दिन चलेगा सेम रेट पे अगर खाना दिया जा रहा है। तो सेम रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं है रेट से, सेम रेट का मतलब जितना पहले खाना एक एक व्यक्ति को दिया जा रहा था उतना ही अभी भी दिया जाएगा, चाहे व्यक्ति बढ़ गए हैं तो भी। तो आपको बताना क्या है कि अब ये खाना कितने दिन तक और चलेगा। तो इसे करने का आपको कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं और आप उसमें पुट कर देंगे वैल्यू और आपको निकल जाएगा। हाँ, होते हैं शॉर्टकट्स, लेकिन रटने की क्या ज़रूरत है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो कॉन्सेप्ट ही आपका क्या बन जाता है, शॉर्टकट बन जाता है। फिर आपसे इस पर अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम करते हैं। तो आपको पता क्या है कि 1000 आपका क्या है, पूरी पॉपुलेशन है टाउन की, और इस टाउन की 1000 पॉपुलेशन के कितने दिन का खाना है, 30 दिन का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, खाने की यूनिट निकालेंगे, टोटल यूनिट कितनी है खाने की। कैसे करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 30,000 यूनिट। हम मान लेते हैं कि क्या 30,000 टोटल यूनिट है खाने की। अब 30,000 अगर टोटल यूनिट है खाने की तो और हमको पता क्या है कि 1000 लोग खाते हैं, मतलब 1000 लोग पॉपुलेशन में है, मतलब एक दिन में 1000 लोग खाते ही होंगे और 10 दिन तक तो ऐसे काम चलता रहेगा तो कितने लोग खा लेंगे टोटल। तो 10,000 यूनिट का खाना पहले ही खाया जा चुका है 10 दिन तक ही। तो टोटल कितना आप खाना बचा रहेगा, 30,000 में 10,000 घटा देंगे कितना बचा रहेगा, तो 20,000 यूनिट का खाना भी बचा हुआ है। और 10 दिन के बाद क्या कह रहे हैं कि 1600 आदमी और आ जाते हैं, मतलब खाने वाले अब कितने हो जाते हैं, 1000 से बढ़ के अब कितने हो गए, 1600, ठीक है। 600 बढ़ गए तो 1600 हो गए और खाने की दर सेम है तो कितने दिन तक चलेगा खाना। तो 20,000 को आप क्या करेंगे, 1600 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 16 से देखिए भाग देते हैं हम, तो इसे काट लेते हैं, 16 एक कम 16, 4 बचेगा, 16 दूनी 32 करेंगे, 8 बच जाएगा आपका, पॉइंट लगाएंगे और 16 पंचे 80, कितना आ गया आपका 12.5 और ये क्या होगा, डेज में वैल्यू आपकी आती है। बस सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल जाता है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। आपको खाने की यूनिट्स निकाल लेनी है, फिर देख लेना है क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, उसी हिसाब से आपको करते चलना है और ईजिली आंसर मिल जाता है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, अ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 days. After 10 days 25 men left the fort. The number of days for which the remaining food will last is। कह रहे हैं कि कोई फोर्ट है जिसमें 150 आदमियों के 45 दिन का खाना है। इतना खाना मौजूद है कि 150 आदमी अगर रोज़ खा रहे हैं तो 45 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद 25 आदमी फोर्ट छोड़ के चले जाते हैं, मतलब किला छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच, कि अब वही खाना कितने दिन तक और चलेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, आपको वैसे ही करना है कि आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी 150, कितने दिन तक चलेगा 45, गुणा करके आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे टोटल यूनिट कितनी बची हुई है खाने की। तो 45 को आप 150 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 75 होगा और 60 और ये आपका मिल जाएगा 6750 यूनिट। ये आपको मिल जाता है क्या, टोटल आपका खाने में इतनी यूनिट आपके पास मौजूद है।
और आपको पता क्या है कि एक दिन में कितने लोग खाना खाते हैं 150, तो 10 दिन तक तो 150 लोगों ने खाना खाया होगा, तो कितने यूनिट ख़त्म कर दी होगी 10 दिन में, तो 1500 यूनिट खाने की ख़त्म हो गई होगी। तो इसमें से आप 1500 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कितनी यूनिट खाना रिमेनिंग बाकी है। तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 5, मतलब 5250 यूनिट का खाना अभी बाकी है। और फिर क्या कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद 25 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। पहले कितने थे 150, 25 छोड़ के चले गए, अब कितने बचे 125। अब आपको निकालना है 125 आदमी इतने खाने को कितने दिन में खा सकते हैं। क्या करना है आपको, बस भाग दे देना है 5250 बटे में 125, काट लीजिए। कैसे काटेंगे, अगर आप इसे चाहें तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डायरेक्ट काटना आप सभी को आता ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए 25 और ये देखिए 5 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाएंगे, तो 25 गुणे में 4 कितना होता है, आप सबको पता होगा कितना होता है, ये होता है आपका 500। 500 बचा, अब यहाँ पे क्या बचा है 250, 25 गुणे में 2 करेंगे तो आपका 250 भी कट जाता है, तो कितना दिन आ जाता है 42 दिन तक और ये खाना चल सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने डेज ये खाना चलेगा, अभी ये क्या है रिमेनिंग 42 दिन चल सकता है, टोटल कितने दिन, तो टोटल में जो 10 दिन पहले था उसको भी आप ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 52 डेज। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्या पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या करें। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, मतलब ए और बी की इनकम का रेशियो दे दिया है कितना 2:3। द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ओके इज ₹8000, कि उनके खर्चे का जो कह रहे हैं कि सम है वो कितना है 8000 रुपये है। एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, कि ए जितना सेव करता है पैसा बी का उतना ही क्या है खर्च है, दोनों चीज़ें बराबर है, मतलब ए की सेविंग बी के खर्च के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज देयर रेशियो ऑफ सम ऑफ इनकम टू देयर सम ऑफ सेविंग। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन दोनों की इनकम का सम और इन दोनों की सेविंग के सम के बीच का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। अब यहाँ पे हमको जैसी कंडीशंस दी हैं उसी हिसाब से हमको चलना होगा। ओके, हमको पहली चीज़ तो क्या पता है कि ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है 2:3 है। ओके, तो अगर मुझे ए की इनकम निकालनी हो, ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको रेशियो में कोई चीज़ रहती है और वो रियल वैल्यू में निकालनी होती है तो क्या करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल से गुणा करके उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं आई। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2i, और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 3i। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हमको क्या पता है कि उनके एक्सपेंडिचर का सम कितना है 8000। तो एक्सपेंडिचर हम ले लेते हैं कि ए का कितना है EA प्लस EB। ओके, बी का एक्सपेंडिचर और ए का एक्सपेंडिचर मिला के कितना है 8000 रुपये। ओके, 8000 रुपये इनका एक्सपेंडिचर है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि सेविंग ऑफ ए और जो बी का खर्च है वो क्या है आपस में बराबर है। अब बताइए ए की सेविंग कैसे होती, किसी की सेविंग निकालना है तो मतलब क्या होगा, जितना वो कमा रहा है और जितना वो खर्च कर रहा है दोनों को घटा दीजिए, जो सरप्लस बचता है वही आपकी क्या हो जाती है सेविंग हो जाती है। तो ए कितना कमा रहा है, तो 2i कमा रहा है, तो 2i में से घटा कितना दें, EA घटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ओके, अब ये जो कंडीशन है इसे हम क्या करें रख देते हैं, EB की जगह पे क्या रख दें 2i माइनस में a, तो क्या बन जाएगा EA प्लस 2i माइनस में EA। EB की जगह पे हमने इसे पुट किया है, बराबर में क्या आ जाएगा 8000। EA से EA कट गया, माइनस प्लस 2i है तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो ये क्या मिल गई हमको, i की वैल्यू मिल गई। अब हमको अगर इनके सम देखने हैं इनकम के कितने हैं, तो हमको यहाँ पे रेशियो पता है इनका क्या है 2:3, मतलब इतने पार्ट में बटा है। तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ी के आ जाएगा 5। तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए तो हमको टोटल इनकम दोनों के में पता चल जाएगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20000 रुपये।
मतलब इनकम का सम हमको पता चलेगा। अब क्या पता करना है, उनके सेविंग का सम। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम कि मतलब अब हम यहाँ पे हम पहले ऐसे ही निकालें, मतलब ए की सेविंग फिर बी की सेविंग निकालें फिर ऐड करें फिर वैल्यू मिलेगी। ये सब काम नहीं करना है। हमको क्या पता है, टोटल इनकम पता है दोनों की, और यहाँ से हमको क्या पता है, टोटल खर्च पता है। तो अगर टोटल इनकम में से टोटल खर्च घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल सेविंग। तो टोटल सेविंग दोनों की कितनी आ जाएगी, 20,000 में 60,000 घटाइए, कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। दोनों को भाग दे दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 20 ये 4 बार कटे 5 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। मतलब दोनों की इनकम और सेविंग के बीच का रेशियो क्या गया, 5:3। ध्यान में रखिएगा टोटल इनकम और टोटल सेविंग है। ओके, इसी तरह आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं लगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं मेंटली। जैसे एक आपका स्टेप ये है, आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ा है आपने ध्यान से तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस स्टेप से स्टार्ट करिए, और यहाँ पे आपको आई की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 20,000, और 8,000 घटा देंगे तो आपको डायरेक्ट रेशियो भी पता चल सकता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का ये क्वेश्चन है। एक बार समझा दिया है तो टाइम अब नहीं लगेगा आपको दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब ये क्या करें, एन आउट गोइंग बैच ऑफ स्टूडेंट वांट्स टू गिव अ PA सिस्टम वर्थ ₹4200 to their school. If the teachers offers to pay 50% more than the student and an external benefactor give 3 times the teacher's contribution, then how much should the teacher donate? ठीक है, कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट का बैच है, स्कूल से निकलने वाला है, वो अपने स्कूल को PA सिस्टम देना चाहता है जिसकी कीमत क्या है, 4200 रुपये है। लेकिन टीचर्स ने क्या कहा है कि स्टूडेंट्स जितना देंगे उसका 50% टीचर्स दे देंगे। ठीक है, मतलब अगर स्टूडेंट्स इकट्ठा करते हैं आपके 100 रुपये तो स्टूडेंट से 50% ज़्यादा वो दे देंगे, मतलब 150 रुपये दे देंगे टीचर्स। ओके, और कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल बेनिफैक्टर है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो क्या कह रहा है कि आप जितना देंगे, मतलब टीचर्स जितना देंगे उसका 3 गुना मैं दे दूंगा। तो टीचर अगर कितना देते हैं, 150 रुपये, तो वो कितना देगा, 4500 रुपये। ओके, अब आपको इनका क्या निकाल लेना है, आपको पूछा गया है टीचर कितना डोनेट करेगा। तो कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन को पढ़ते समय, बस आपको इसी का रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, 100:150:450। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2, ये 3, और ये कितनी बार कटेगा, 9। तो आपको टोटल रेशियो क्या मिल जाएगा, 2:3:9। आपको पता क्या है, इन तीनों को जोड़ करके 4200 रुपये ही आया होगा, क्योंकि इतनी ही उसकी कीमत रही होगी। तो टीचर का आपको निकालना है कितना टीचर ने दिया होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो टीचर का जो है पोर्शन वो लिखेंगे 3, और इसे जोड़िए, 9 3 12 2 14, और गुणे में क्या है, 4200, जो कि टोटल अमाउंट है। 14 गुणे में 3 करेंगे, 3 बार में कट जाएगा 42, 300 गुणे में 3 कितना आ जाएगा, 900 रुपये। ये कौन देगा, ये आपके टीचर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह अगर आपसे स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन पूछा जाता तो क्या करते, 2/14 और गुणे में क्या करते, 4200। ये 3 बार में कट जाता, कितना जाता, 600। ओके, तो आप कोई भी निकाल सकते थे, तो बस आपको ऐसे ही कंडीशन बना लेनी है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और वैसे वैसे आपको लिखते रहना है। ईजिली क्वेश्चंस हो जाते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन की लाइन से मतलब नहीं होता, कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों नहीं हो, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन हमने किया है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among 3 persons PQR in the ratio 1/2, 1/3, 1/4, it was divided in the ratio 2:3:4. Who gains the most and how much? कि 117 रुपये को डिवाइड करना था PQR में, और रेशियो क्या था, 1/2, 1/3, 1/4 का। लेकिन गलती से ये डिवाइड किस में हो गए, 2:3:4 के रेशियो में। तो बताना क्या है कि जो गलती से डिवाइड हो गए हैं 2:3:4 के रेशियो में, तो उसमें किसको फ़ायदा हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है PQR में से, ये आपको बताना है। तो कैसे क्वेश्चन को करना है, चलिए देख लेते हैं। इनिशियल में हमको पता क्या है कि PQR के लिए रेशियो क्या था, 1/2, 1/3 और 1/4, ये रेशियो था। तो अगर इसे हम बराबर कर लेते हैं तो कैसे करेंगे, 4 3 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 से ऊपर सब में डिवाइड कर लेंगे, तो 12 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, और 3 से 4 बार में, और 4 से
3 बार में। तो ये आपका आ गया PQR का ओरिजिनल रेशियो कि इस रेशियो में उन्हें पैसे मिलने थे। तो P को इस हिसाब से कितने रुपए मिल जाने थे, तो 6 4 10 3 13 बटे में 13 और गुणे में 117 कितना आ जाएगा, 9 बार कट जाएगा 117, 6 गुणे में 9 कितना आ जाएगा, 54 रुपये। इसी तरह Q को कितने मिलने होंगे, तो आपको फिर से कुछ नहीं करना, 13 और 17 तो कट ही जाने हैं 9 से, तो बस आपको 9 से गुणा कर लेना, 9 गुणे में 4 कितना आ जाएगा 36 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ये PQR को मिलने थे, ये ओरिजिनल आपके अमाउंट्स हैं जो कि मिलने थे PQR को। ठीक है, अब हम चलते हैं देखते हैं कि असलियत में तीनों को कितने रुपए मिले हैं। तो असलियत में कितने रुपए मिले हैं, तो कितना है, PQR का रेशियो है 2:3:4। ओके, तो P को कितने रुपए मिले हैं, तो 2 बटे में 4 3 7 2 9 और गुणे में कितना 117 कितना आ जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 26 रुपये। ठीक है, कितने रुपए मिले हैं, 26 रुपये। Q को कितने रुपए मिलेंगे, इसी तरह 13 को आप गुणा कर लीजिए 3 से, कितना आ जाएगा 39 रुपये। ओके, और R को कितने रुपए मिले हैं, तो R को कितने रुपए मिले हैं, तो 13 गुणे में 4 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो हमको पता क्या चल जाता है कि ये आपके क्या हैं, ओरिजिनल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मिलने चाहिए थे, और ये क्या है, रियल क्वांटिटी जिसमें उनको रुपए मिले हैं। ओके, तो अगर मैं इसे कुछ इस तरह दिखाना चाहूँ तो आप आसानी से अब देख के पहचान सकते हैं, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, और ये अभी रियल में कितने मिले हैं ये लिखा हुआ है। तो P को 54 मिलने चाहिए थे, लेकिन P को कितने रुपए मिले हैं, टोटल 26 रुपये। इसी तरह Q को कितने मिलने चाहिए, 36, लेकिन अभी Q को मिले कितने हैं, 39। R को कितने मिलने चाहिए थे, 27, लेकिन मिले कितने हैं, 52। तो यहीं से आपको देख के पता चल रहा होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ है, R को हुआ है सबसे ज़्यादा फ़ायदा। क्यों, क्योंकि R को मिलने थे 27 रुपये, लेकिन इस गलती की वजह से कितने रुपए मिल गए, 52। और कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, 52 में से आप 27 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5, और फिर ये 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 25 रुपये का फ़ायदा हुआ है किसे, R को। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी गलती वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको इसी तरह परफॉर्म करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए। किसी ने ब्रांड ए की 4 शर्ट्स ऑर्डर की हैं, एंड सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी, और कुछ शर्ट्स कितनी नहीं पता ब्रांड बी की भी ऑर्डर की हैं। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रांड बी। मतलब ब्रांड ए की एक शर्ट की कीमत कितनी है, ब्रांड बी के शर्ट की कीमत की दुगनी है। ठीक है, When the order was executed, it was found that the number of the two brands had been interchanged. कह रहे हैं कि जब ऑर्डर सही में आया तो ये पता चला कि ए और बी के जो नंबर ऑफ शर्ट्स उसने ऑर्डर किए थे वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं। मतलब ए की 4 शर्ट्स मंगाई थी तो 4 शर्ट्स किसकी आ गई, बी की आ गई, और बी की जितनी मंगाई थी उतनी ए की आ गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दैट इंक्रीज द बिल बाय 40%। इसकी वजह से बिल में 40% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रांड ए शर्ट टू दैट ऑफ ब्रांड बी शर्ट्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर वॉज। की ओरिजिनल ऑर्डर में ब्रांड ए और बी की शर्ट्स का रेशियो क्या था। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। आपको इनिशियल में क्या पता है कि उसने ए ब्रांड की कितनी शर्ट्स ऑर्डर की हैं, 4। ओके, और बी ब्रांड की कितनी ऑर्डर की हैं नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x। ओके, और ये हमको पता क्या है कि ब्रांड ए के शर्ट की कीमत क्या है कि बी के ब्रांड से दुगना है। मतलब अगर हम ले लेते हैं, चलिए कि अगर ब्रांड बी के शर्ट की कीमत कितनी है, चलिए 1 रुपये ले लेते हैं, तो ए के लिए कितनी कीमत हो जाएगी, वो 2 रुपये। ठीक है, जस्ट इसका डबल, बी का डबल कीमत है ए का। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो टोटल बिल कितने का आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और प्लस में x, ये आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल बिल होता, इतना बिल होता उनका। लेकिन अभी बिल कितना आया है, कह रहे हैं कि इनका जो क्वांटिटी है, मतलब ये जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो अब क्या हो गया कि x क्या चला गया, 4 की जगह 4 कहाँ आ गया, x की जगह। तो a के लिए अब क्या हो गया, x इंटू में 2, और b बराबर क्या हो गया, 4 गुणे में 1। 1 और 2 नहीं बदल रहे क्योंकि वो प्राइस तो सेम ही है उनकी। तो अब नया बिल जो आया है वो कितने का है, तो देखेंगे आपको पता के चल जाएगा,
4 + 2x। ये आपका क्या है, जो बिल आया हुआ है। और ये जो बिल आया हुआ है कह रहे हैं ओरिजिनल वाले बिल का 40% बढ़ा हुआ है। मतलब ओरिजिनल वाले बिल का अगर हम 140% निकाल दें तो ये हमको मिल जाएगा। बस यही हमको करना था। तो हम क्या करेंगे, 8 + x और इसका क्या निकालेंगे 140%, और बराबर में क्या आ जाएगा 4 + 2x। ओके, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का गुणा इधर पूरे में हो जाएगा और 7 का गुणा इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 56 + 7x, और ये कितना हो जाएगा 20 + 10x। ओके, अब आप x वाला एक तरफ कर लीजिए, 10x में से 7x चला जाए कितना हो जाएगा 3x, और 56 में से 20 चला जाए कितना हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब x हमने क्या माना था पहले, हमने माना था कि x शुरुआत में थी कि b के कितने नंबर ऑफ शर्ट्स हमने ऑर्डर किए हैं, तो वो आ जाते हैं कितने 12, और इन्हीं का रेशियो हमको निकालना है। तो a के कितने ऑर्डर किए थे 4, तो b के कितने आ गए 12। रेशियो कितने का जाता है 1:3 का रेशियो हमको पता चल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। क्वेश्चन को करना बिल्कुल भी कठिन नहीं था, टाइम टेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। अगर आप आसानी से समझ जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, बस लाइंस को देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा बस आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस वो कैरी भी करेगा अपने साथ में। तो आप कभी भी लाइंस को देख के घबराएंगे नहीं, कितने लाइंस का क्वेश्चन है इसलिए बहुत कठिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई कि नहीं आई। पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरी जो अपडेट्स होती हैं वो मिलती रहेंगी और आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे होने के चांसेस और मजबूत होते रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस में देता रहूँगा। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो दूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे, वो होगी आपकी एजेस के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, जो एजेस में जिसको दिक्कत है वो उनका कॉन्सेप्ट पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।